बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अच्छा बेटे, तो हम लोग आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं चौधरी रहमत अली से, ठीक है? क्योंकि इनका जो टॉपिक है वो ब्रीफ है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ वन और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल की तरफ जाएंगे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1897 से 1951 के दरमियान है। और आपको पता है ये जो दो डेट्स होते हैं जो नाम के सामने ब्रैकेट में लिखे हुए, अगर आपके पास बुक मौजूद हो आप बुक को अपने सामने ओपन रखिए। तो 1897 is the date of birth of Chaudhry Rahmat Ali and 1951 is the date of death. So let's talk about the prominent things that he has done. What ideology he had, why he was so important for Pakistan movement, their various perspectives behind it. For example, in the first paragraph, it's written that Chaudhry Rahmat Ali, during his studies in England in 1930s, अगर आप लोगों को याद हो 1930s में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, ठीक है? Attended conferences in London to investigate the status of Hindus and Muslims. यानी उन्होंने इन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया in order to evaluate, in order to have an analysis about the status of Hindus and Muslims. He rejected the suggestion of Muslim representatives and gave his idea for a separate homeland for the Indian Muslims. He therefore strengthened the two-nation theory of Sir Syed Ahmad Khan, which later became the base of the Pakistan movement. यानी आपको पता है कि उस वक्त जो थे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स का जो आइडिया था वो सेकंड पैराग्राफ में बताया जाएगा कि दे वांटेड इट टू बी अ फेडरेशन ना। तो और फेडरेशन क्या चीज है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में ये फेडरेशन वाली बात यही लिखी हुई थी। मैं चाह रही हूँ कि मैं साथ ही लिंक करके बता दूं। मतलब इन्होंने जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ये चाहते थे कि जो है कि मुसलमानों को उनके जो एरियाज हैं वहां पे इख्तियारात मिले जाएं और इंडिया टू बी अ फेडरेशन। व्हाट डज दैट मीन? a group of states with a central government but independence in internal affairs. यानी ग्रुप ऑफ स्टेट्स होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उसमें जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के पास अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए या केटर करने के लिए अपने राइट्स होंगे, लेकिन इट वुड बी यू कैन से लेड बाय और इट कुड बी कंट्रोल्ड बाय द मेन गवर्नमेंट दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग? तो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ थे चौधरी रहमत अली। वो ये शुरू से उनका मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटी कैन नॉट लिव टुगेदर एंड दे नीड टू हैव अ सेपरेट होमलैंड विद देयर ओन मुस्लिम होमलैंड। ओके, मुस्लिम होमलैंड का होना जरूरी है। और उन्होंने किसके आइडियोलॉजी को सेकंड किया? उन्होंने टू नेशन थ्योरी जो कि सर सैयद अहमद खान ने जो है वो पास की थी। अगर आप लोगों को याद हो हमने फर्स्ट सेक्शन में ये बात पढ़ी थी कि व्हाई सर सैयद अहमद खान सेड सो। Initially, he was in favor of a united area where Hindus and Muslims live together peacefully, and Muslims accept the British as well as the Hindu culture. But as soon as he realized that there was a threat to Urdu language and there was a threat to Islam, not to Islam, no one can threaten Islam, but to the Muslims' lifestyle, then he realized कि भाई Hindus and Muslims cannot live together. So उन्होंने फिर टू नेशन थ्योरी पास की थी। तो उसी आइडिया को चौधरी रहमत अली ने सेकंड किया था 1930s में। सही। अब सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। ओके, इन चौधरी रहमत अली पैम्फलेट। अच्छा, पैम्फलेट की क्या कहानी है? In 1933, Chaudhry Rahmat Ali and three other students at Cambridge University published a pamphlet entitled Now and Never. ये मैंने बात आप लोगों को पहले भी बताई हुई थी कि उन्होंने एक पैम्फलेट जब पास किया था, लेकिन उनको जो है उन्होंने तीन और जो है वो स्टूडेंट्स थे उनके साथ मिलकर एक पब्लिश किया था इसको पैम्फलेट को, नाउ और नेवर।
पैम्फलेट का मकसद क्या था, उसको रिटन करने के बाद 3 मिलियन मुस्लिम जो है उन तक पहुंचाया गया था इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और स्प्रेड करने का मकसद क्या था, अवेयरनेस, in order to infuse that ideology in their mindset कि भाई we the Muslims require a separate homeland, we require partition। ठीक है, Rahmat Ali could never have imagined just how influential that pamphlet would be, although the message in the pamphlet that the subcontinent should be partitioned to provide a Muslim homeland was not accepted by the Muslim leaders at that time. This was the first direct call for the separate state। ये फर्स्ट डायरेक्ट कॉल थी फॉर द सेपरेट स्टेट बाय चौधरी रहमत अली, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उनके जो इस आइडिया को जो मुस्लिम लीडर्स थे वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो इसीलिए उनको जो है बेस ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम्स को एक राह दिखाई थी टुवर्ड्स द पार्टीशन। He also inspired future Muslim leaders through his work, which led to the base of the Lahore Resolution, okay, to be made through his struggle. He therefore convinced the Muslim League and other Muslim leaders to pave way for the Pakistan movement, which can be shown by the fact that the Lahore Resolution was later renamed to Pakistan Resolution। और आपको ये बात पता है कि नाउ और नेवर में जो है हम लोग के स्टेट को, एक इस्लामिक रिपब्लिक को एक नाम दिया गया पाकिस्तान। वो नाम किसने रेफर किया था? वो नाम भी नाउ और नेवर में चौधरी रहमत अली ने रेफर किया था। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि पाकिस्तान ये एक बहुत ज्यादा डीप इनसाइट स्टोरी है इस नेम के पीछे, क्योंकि पी जो है पाकिस्तान का, इट स्टैंड्स फॉर पंजाब, and A stands for Afghan province. So Afghan province is like our Khyber Pakhtunkhwa right now. कश्मीर का के जो है वो भी जो है हमारे पाकिस्तान का में मौजूद है। सिंध का जो एस है वो भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। और TAN जो है वो बलूचिस्तान के जो आखिर में TAN आता है उससे जो है उन्होंने पूरे नाम को कंप्लीट किया। तो आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर जो है, कश्मीर की मौजूदगी जो है वो हमारे नाम से, हमारे मुल्क के नाम से लिंक्ड है। सो नो वन कैन स्नैच दैट आइडेंटिटी फ्रॉम अस। we have included the name of Kashmir and the symbol of it in the name of Pakistan, so no one can snatch that identity. It has been written since that time। ठीक है, तो ये एक उनकी आप सोच सकते हैं कि ये जो पर्सनालिटीज थी कितनी विजनरी थी, वो कितनी आगे की सोचती थी। आज भी हम इस बात पे डिबेट कर सकते हैं ना, अगर इंडिया कहे कि कश्मीर हमारा हिस्सा है तो हम आज भी इस बात में डिबेट कर सकते हैं कि हमारा तो मुल्क का नाम ही इस बुनियाद पे बना है कि ये जो जगह है ये कश्मीर हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, ये वो एरियाज है, सिंध हो गया, ये सारे जो एरियाज हैं, बलूचिस्तान, ये सब पाकिस्तान के अंडर आएंगे। ये तो हमारा नाम ही सिंबॉलिक है इस चीज का कि जो है पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर एंड पाकिस्तान इंक्लूड्स दीज एरियाज। ठीक है, तो हम तो आज भी इस बात पर डिबेट कर सकते हैं। तो रहमत अली बिलीव passionately in the Pakistan cause, but he was not able to persuade other Muslim leaders to support his views. He often made himself unpopular by criticizing those leaders, including Jinnah, for not going far enough in their demands. वो unpopular थोड़ा इसलिए हो जाते थे क्योंकि he was like he used to speak in favor of partition, और जो मुस्लिम लीडर्स उस बात को सेकंड नहीं करते थे उनकी बात को और समझते थे दैट ही इज नॉट दैट इन्फ्लुएंशियल मे बी, तो वो फिर जाहिर है उनको उनके खिलाफ बात करते थे। तो फिर उनको जो है उन्होंने बहुत से जो पॉपुलर फिगर्स हैं, आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना, उनको भी क्रिटिसाइज किया था, बिकॉज एट दैट टाइम मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट इन फेवर ऑफ पार्टीशन, ही वाज इन फेवर ऑफ फेडरेशन। और फेडरेशन का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया। It is true that in 1940s the Muslim League finally adopted the main belief that there should be a separate homeland for Muslims, but even then there were disagreements. Rahmat Ali disapproved of the way land was allocated during partition in 1947 and felt that the important Muslim communities such as those in Delhi had been abandoned to India. He criticized Jinnah for accepting the terms of partition. अच्छा, वो थोड़े डिसएग्रीमेंट इस हवाले से भी उनकी थी कि 1947 में जिस तरीके की पार्टीशन हुई और जिस तरीके से हम लोगों को एरियाज मिले गए वो उसके
खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि काफी मुस्लिम जो इंडिया में मौजूद है उनके ओपिनियंस को तो कैटर ही नहीं किया गया। हो सकता है कि वो एरियाज भी जो मुस्लिम जहाँ पे मौजूद हैं उनके जो है वो चाहते हों कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, तो फिर हमने उस चीज को हमने इग्नोर कर दिया उस फैक्ट को। तो उनका मानना ये था, तो इस हवाले से जो है इख्तलाफात होते थे इन दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज के बीच, चौधरी रहमत अली एंड जिन्ना। ठीक है, अब इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने आप लोगों की 4 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है was चौधरी रहमत अली, और 7 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है that why was चौधरी रहमत अली इम्पोर्टेंट फिगर फॉर पाकिस्तान मूवमेंट। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। पहले पैराग्राफ में ये बताना है कि टू नेशन थ्योरी के आइडिया को उन्होंने सेकंड किया था और कुछ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इस आइडिया के खिलाफ थे। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट में आपने ये बता दिया टू नेशन थ्योरी के हवाले से, सेकंड में आपने नो और नेवर के हवाले से बताना है, और थर्ड में आपने बताना है कि लाहौर रेजोल्यूशन which came to be the reality was also the extension of his ideology, चौधरी रहमत अली perspective of partition। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट्स ले लिए? Yes, miss. Yes. ठीक है। अच्छा, अनस अहमद, in next class I want, since you are the spokesperson of this O2, I want you to take the note down the reason of students for not joining the class, because I have come to know from all the subject teachers Ashad has not joined since the beginning. Okay, and But I only knows the reason of Ashir. He said that he is not feeling well from past 1-2 weeks. Ashir has not been absent since the start. Okay, he has been regular, but since few days he is not able to join. Maybe this is the reason that he is not well. It's okay. But what about the rest? What about Basit has joined initially in first 2 classes. After that, he is not joining. Ashad has not joined a single class, although his sister is taking class. Asra, she's taking class. And Omar Wahid has not taken single class. Zayan has not taken single class. Please ask them and confirm that Miss Emil is asking. Because we don't want to scold them. Whose? My mobile is not working. My mother will go to the repairment shop today. I don't know why it's not working. So when my mobile will be fine, I'm going to text them that why they're not, or if I get a chance if they were on a messenger, so I can text on them as well. As soon as possible, beta, because in this way we can go forward. I just won't be able to connect them because we have just completed the entire chapter and we have started the new chapter. How will they be able to fill the gap? It will be a huge problem for them as well as for them, actually, not for me, because I am going on. It would be injustice for those students who are taking classes regularly on a basis, like you people, you are taking classes regularly. So it would be injustice with you guys if I just started from the beginning once again when they guys joined. And even I have started the revision thing. When I take Owen's classes, I ask you guys to join, right? And when you guys join, it's a revision. They are not even joining the revision classes. I don't know what they will do in CIs. So please take the feedback from them and let me know within 2 days, so that we teachers need to take action then, because we have been reminding since the beginning. We can't wait for for them every day that चलो आशिर का एक reason valid है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, but what about the rest? What about अरशद, उमर वाहिद, जयान? इन्होंने एक भी क्लास नहीं लिया, और जो अब्दुल बासित साहब हैं 2 क्लासेस लेने के बाद वो एकदम ही चिल बैठे हुए। फिर सीआईज में जो है ना बहुत मसले होंगे इन लोगों को। बासित को मैं देख लूंगा, बासित का मसला नहीं है, उनको मैं देख लूंगा, एक जॉइन क्यों नहीं कर रहे। जी काइंडली आप 1-2 दिन में मुझे कंफर्म करके बताएं। अच्छा जी, अब जो है ये 2 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, वाई चौधरी रहमत अली वाज इंपॉर्टेंट फिगर फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट। 4 मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि
4 marks will be the summarized version of this question. अच्छा, इसके related एक और question आ सकता है. Allama Iqbal was more important to the Pakistan movement than Chaudhry Rahmat Ali. अच्छा, इस type के जो questions हैं वो obviously आपने predict कर लिया होगा. ये 7 mark है, 14 mark है. Marks नहीं लिखे हुए, लेकिन कौन सा question है ये? 7 mark या 14? 14. Exactly, it's a 14 mark question because इसमें कंपैरिजन हो रही है, इवैल्यूएशन हो रही है. इवैल्यूएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो 14 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें किन दो पर्सनैलिटीज की बीच में इवैल्यूएशन हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो पर्सनैलिटीज का जिक्र है सॉरी, अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली. तो इसमें हम मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने हमें एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना दो पर्सनैलिटीज के बीच में, तो हम उन्हीं की पर्सनैलिटीज को इवैल्यूएट करेंगे. हम लोग फुल डिटेल लिखेंगे अल्लामा इकबाल की पर्सनालिटी के बारे में भी, और फुल डिटेल लिखेंगे चौधरी रहमत अली की पर्सनालिटी के बारे में भी, और उसके बाद वी आर गोइंग टू गो अहेड विद अनदर एनालिसिस. अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि अल्लामा इकबाल के हवाले से भी मुझे कोई और क्वेश्चन मिल जाए. अच्छा, ये सब तो हमने कर लिया ना. आप लोग टैली भी कर सकते हैं कि हमने ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि सब पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं. जो भी अपने नोट्स बनाएं बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली बनाइएगा, ठीक है. मतलब नोट्स इन द सेंस ही आप लोग जो क्वेश्चंस करें आप लोग के नोट्स ही हैं. आप लोग सीआईज में जाहिर सी बात है बुक तो आप रीड करते हैं, बुक आप अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड करते हैं, बट व्हेन यू हैव द वेल कंपोज्ड आंसर्स विद यू, यू हैव टू लर्न देम एज वेल, बिकॉज यू नो के क्वेश्चन जो है 4, 7 और जो 14 मार्क्स के होते हैं, एक्सेप्ट द क्वेश्चन 1 दैट इज कंपल्सरी वन, जिसमें 10 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चंस भी आते हैं. मेरे ख्याल से यहीं तक है. अच्छा, इसके बाद हम आप लोग जो है बुक के साथ ही इसको रेफर करिएगा, ठीक है. अच्छा, अब आ जाइए अल्लामा इकबाल. अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तारीख पैदाइश क्या थी, डेट ऑफ बर्थ 1877, and year of birth and year of death was 1938. Allama Iqbal was born in Sialkot in northern Punjab in 1877. He was a distinguished scholar who gained a master's degree from the Government College in Lahore before studying philosophy at Cambridge University and practicing law in England. He also received a doctorate in philosophy from the Munich University in Germany. यानी आप देख सकते हैं कि इन सब पर्सनैलिटीज के एजुकेशनल बैकग्राउंड्स कितने स्ट्रांग है. विजनरी पर्सनैलिटी बनने के लिए होना बहुत जरूरी है कि आपके पास एजुकेशन हो. Education plus your own thinking process makes you a great personality. As well as being a philosopher, Allama Iqbal was also a poet, taking his inspiration from the Holy Quran. In 1922, he was knighted by the British in recognition for the high standards of poetry. His poetry was designed to awaken. अच्छा, उनकी जो poetry थी ना उसमें एक अलग ही बात है. आज भी आप उनकी poetry सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अभी के हालात के बारे में हमें जो है ना एक हौसला दे रहे हैं. So his poetry has always been motivation for the Muslims at that time. As a result of his love for philosophy and the many books of poetry he wrote, Allama Iqbal has been called the philosopher or the poet. Allama Iqbal was also a politician believing in the need for Muslims to struggle for the establishment for a separate. अच्छा, उनके जो key professions हैं उनके हवाले से भी हम discuss कर रहे हैं. He was a poet, he was a politician, ठीक है, और उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को हमने स्टडी कर लिया है. साथ ही साथ उनके पोइट क्यों पोइट थे, उनकी पोइट्री का मकसद क्या था, वो क्यों पोइट्री करते थे, वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को. फॉर मोटिवेटिंग द मुस्लिम्स एट दैट टाइम दैट वन डे दे आर गोइंग टू come out of that troublesome situation one day, ठीक है. He was completely opposed to the British rule in India, and his poetry reflected his belief that India should stand against British rule, using such terms as poor, helpless India, mortgaged to the alien soul and body to enslaved to Britain. His poetry was full of hope for the Muslims, telling them to be proud of their past and their heritage. He saw the British and the Hindus as equally opposed to the Muslim
cause and believed that Hindus and Muslims were two nations who should have separate sovereign states. As a result, he has been described as the architect of Pakistan. Yani later on, initially he was against the British. उनकी जो पोइट्री थी वो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी, बल्कि उसमें उन्होंने कुछ अपने ओपिनियन भी दिए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो है इसके अलावा उन्होंने उनका भी पर्सपेक्टिव ये था कि मुसलमानों के पास एक अपना सॉवरेन स्टेट होना चाहिए, इसलिए उनको एक नाम दिया गया आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान। In 1926, Allama Iqbal was elected to the Punjab Assembly and soon made an impact with his skills in handling new laws. He had seen how attempts at Hindu-Muslim talks had failed in 1920s and came to believe that the only answer was partition. To achieve this end, it was important to ensure that the Muslim League became a powerful party with a broad mass support across the subcontinent. उन्होंने जब पंजाब असेंबली के लिए वो इलेक्ट हुए तो उन्होंने वहां पे अपने स्किल्स को यूज करते हुए जो है न्यू लॉज बनाए, और उन लॉज को बनाने का मकसद ये था कि कहीं से भी मुसलमानों के साथ कोई इनजस्टिस ना हो, एंड ही बिकम इम्पोर्टेंट फिगर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द मुस्लिम लीग। ठीक है। In 1927, he was appointed General Secretary of the Muslim League, Sir Muhammad Shafi Group. In December 1930, he was granted the honor of presiding over the All India Muslim League meeting in Allahabad. It was there that he made his famous address. अच्छा, इनकी जो सबसे ज्यादा कहूंगी कि मैं important event है इनकी या इनका इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ, सबसे ज्यादा वो इस इवेंट से एसोसिएटेड है, दैट इज इलाहाबाद एड्रेस, जहाँ पे इन्होंने क्या कहा, कॉलिंग फॉर अ फेडरेशन इन विच मुस्लिम्स वर गिवन अ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। उन्होंने फेडरेशन की जो है रिक्वेस्ट की थी। फेडरेशन का मतलब मैंने बता दिया, यानी कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टेट्स होंगे उनके पास अपने इख्तियारात होंगे कि वो अपने इंटरनल अफेयर्स को वो खुद कंट्रोल करेंगे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, बट all those areas will be mainly controlled by the central government. Internal affairs will be dealt by the states individually, but the main affairs will be dealt by the central government. तो लेकिन जो चौधरी रहमत अली थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरेशन के हक में नहीं थे, he wanted partition, तो ये डिफरेंस है। ठीक है। He stated that European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of communal groups. The Muslim demand for the creation of Muslim India, of a Muslim India within India, is perfectly justified. I would like to see the Punjab and WFP, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. उनका मानना ये था कि एक स्टेट बनना चाहिए जिसमें हमारे जो प्रोविंसेस हैं, कौन कौन से, पंजाब, NWFP, सिंध एंड बलूचिस्तान, यानी जो हम लोग के अभी 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, इन ये एक साथ हों और ये एक स्टेट बने अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका ये मानना था। बल्कि चौधरी रहमत अली का मानना था कि ये सारे एरियाज इंक्लूडिंग कश्मीर एज वेल, ये सब एरियाज जो हैं वो एक सेपरेट स्टेट बने। ठीक है, जो अभी हम हैं। सेपरेट स्टेट इन द सेंस सेपरेट कंट्री, नॉट अ फेडरेशन। This idea of separate Muslim nation was very much ahead of its time, and the Muslim League did not adopt it as its policy for another 10 years. Allama Iqbal died in 1938 and was buried outside the Badshahi Mosque in Lahore. His tomb is now visited by hundreds of devotees every day. He did not live to see his separate nation come into being, but he was a great influence on other Muslim leaders. And after his death, Jinnah talked of how Iqbal's poetry, immortal as it is always there to guide us and inspire us. अभी तक आप देखें उनकी पोइट्री जो है हमारे लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है। बल्कि मैं सिर्फ पोइट्री नहीं कहूंगी, जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, आप चाहे तो मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच सुन लीजिए, 14 अगस्त को उनकी स्पीचेस रिपीट हो रही होती है, सुना करें, आप लोग ऐसा लगेगा कि उनके जो वर्ड्स हैं वो अभी के लिए हैं। उनका बहुत फेमस वर्ड था कि जो है मुसलमान जो है मुश्किल वक्त में घबराया नहीं करते। तो ये जो सेंटेंस है वो लगता है कि वो अभी हमें बता रहे हैं ना, अभी हमें समझा रहे हैं कि मुसलमान, अभी हम लोग कितने, पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो कितने परेशान है। उन्होंने ये बात नहीं कही कि पाकिस्तानी जो है मुश्किल वक्त में घबराया नहीं करते। Nowadays we have become Pakistani oriented. Now we have forgotten our religious what I'm going to say, religious क्या कहेंगे, इख्तियारात या रिलीजियस जो हम लोगों के
इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो हम भूल चुके हैं, वो हमने पीछे रख दिया। हमारी जो नेशनलिस्ट इंटरेस्ट है या नेशनल इंटरेस्ट है उसको हमने अहेड ऑफ टाइम कर दिया, यानी हम अब पाकिस्तानी बन के पहले सोचते हैं, मुसलमान बन के हम बाद में सोचते हैं। इसलिए अब देखें जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने अपने मुल्कों को सेव करने की कोशिश करते हैं, वो ये सेव करने की कोशिश नहीं करते कि मुस्लिम एम्पायर को सेव होना चाहिए, ठीक है। तो आप उन लीडर्स के अल्फाज को सिर्फ नोट किया करें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी मुश्किल वक्त में घबराया नहीं करते, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान मुश्किल वक्त में घबराया नहीं करते। तो उनके जो वर्ड्स हैं वो तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए हैं, क्योंकि हम लोग आज देख सकते हैं कि कितने जगहों पे हमारे जो मुसलमान भाई बहन है वो परेशान है, चाहे वो पैलेस्तीन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, ठीक है। कितने एरियाज हैं जहाँ पे जो है हमारे मुसलमान भाई बहन बहुत ज्यादा परेशान है। कश्मीर देख लीजिए, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितने जुल्म सितम हो रहे हैं। तो वो एरियाज हैं। सीरिया देख लीजिए जहाँ पे जो है मुसलमान बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत परेशानियां सह रहे हैं, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ होप है बाय मोहम्मद अली जिन्ना टू ऑल द पीपल। अच्छा, उनके बारे में हम मजीद डिटेल में स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली के रिलेटेड वो इवैल्यूएशन क्वेश्चन था। ये अल्लामा इकबाल वाज मोर इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान मूवमेंट देन चौधरी रहमत अली, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो आपने करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिस ये सेकंड ही है। सॉरी सेकंड है, हाँ। एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को दिया है कि व्हाई वाज चौधरी रहमत अली इंपॉर्टेंट फिगर फॉर पाकिस्तान मूवमेंट, एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। यस यू आर राइट डियर, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। अब जो आप लोगों का नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग जो है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उनका टॉपिक बहुत वास्ट है। अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगी तो वो आज एंड नहीं हो पाएगा, और हम लोग के पास जो है, मेरे पास मीटिंग का रिमाइंडर आ चुका है कि नाउ वी हैव फ्यू मोर मिनट्स लेफ्ट। सो इसके साथ अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे अब पूछ सकते हैं। जी बेटे।